Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग BA पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक या प्रकरण दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं इसी को आगे बढ़ाएंगे। और इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत टॉपिक के अंतर्गत इल्तुतमिश की चर्चा की, सुल्तान इल्तुतमिश की चर्चा किया था हम लोगों ने, और इल्तुतमिश से संबंधित सारे तथ्यों को हम लोगों ने देखा था। इस लेक्चर में हम लोग जो इल्तुतमिश के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया गया उस व्यवस्था को हम लोग कवर करेंगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आज इक्ता व्यवस्था से संबंधित चर्चा को करेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि सर्वप्रथम दिल्ली सुल्तानों की इक्ता व्यवस्था उनके शासनकाल की एक मुख्य विशेषता थी। इस तथ्य पे ध्यान दें तो हम देखते हैं कि भारत में प्रचलित सामंती प्रथा को नष्ट करने और साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों को केंद्र से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में इक्ता प्रणाली का प्रयोग किया गया। इसका प्रारंभ सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। अर्थात इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ और इस व्यवस्था का प्रारंभ हम देखते हैं कि प्रशासनिक जो सामंती प्रथा चल रहा था उसके स्थान पे एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में इसका प्रयोग किया गया और इससे प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास किया गया। हम देखते हैं कि इसका प्रारंभ सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था और सुल्तान ने अपने दूरस्थ प्रदेशों में जिन बड़े सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति की उनको वेतन देने की प्रथा के रूप में इस व्यवस्था का आरंभ किया। इन सैनिक अधिकारियों को सुल्तान ने अपने राजकोष से वेतन नहीं दिया, अपितु उन्हें एक निश्चित भूमि क्षेत्र अर्थात इक्ता प्रदान किया, जिससे होने वाली वार्षिक आय में से अपना वेतन प्राप्त करते थे। तो इक्ता व्यवस्था में हम देखते हैं कि यह प्रशासन के सुदृढ़ीकरण के लिए एक व्यवस्था था, प्रशासनिक व्यवस्था था और इसमें हम इक्ता में भूमि क्षेत्र देते हैं और भूमि क्षेत्र से इन लोगों को कर प्राप्त करने की छूट थी। और ये लोग जो कर प्राप्त करते थे, जो वार्षिक आय होती थी इक्ता की जो भूमि क्षेत्र अर्थात इक्ता की जो वार्षिक आय होती थी, वार्षिक आय इसको ये लोग प्राप्त करते थे वार्षिक आय को, और वार्षिक आय में से जो भी इनका खर्च होता था, जो भी सुल्तान द्वारा निर्धारित इनका वेतन होता था उसको लेकर और शेष राजकोष के लिए ये भेज देते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इक्ता व्यवस्था में क्षेत्र जो भूमि क्षेत्र था उससे होने वाले वार्षिक आय से जो कर था उस पर उन लोगों का अधिकार था। वो एक जो निश्चित भूमि क्षेत्र, भूमि पे उनका कोई अधिकार नहीं था। छोटे भूमि क्षेत्र के अधिकारियों को इक्तेदार पुकारा जाता था और प्रांतीय या सूबा के स्तर के इक्तेदारों को वली, मुख्ता या मलिक पुकारा जाता था। अर्थात दो तरह के जो अगर छोटे इक्तेदार होते थे, छोटे जो अधिकारी उनको इक्तेदार, और जो बड़े क्षेत्र या जो प्रांत या सूबा, बड़े क्षेत्र या प्रांत या सूबा के अधिकारियों को हम देखते हैं कि मुख्ता, वली, अमीर या मलिक इत्यादि संज्ञाओं से पुकारा जाता था। वली या मुख्ता को प्रशासकीय तथा अन्य अधिकार भी प्रदान किए गए थे, जबकि छोटे इक्तेदारों को ये अधिकार प्राप्त नहीं थे।
13वीं सदी के अंतिम दशक से पहले वाली या मुक्ताओं ने सैनिक, प्रशासकीय और वित्तीय अधिकारों का उपयोग किया, परंतु उसके पश्चात उनके राजस्व अधिकारों को केंद्रीय अधिकारियों के निरीक्षण में कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीवाने वजारत ने इक्ताओं की आय पर हम देखते हैं कि नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। जो दीवाने वजारत ने इक्ताओं की आय पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और गियासुद्दीन तुगलक ने इस संबंध में एक और कार्य किया। प्रत्येक इक्तादार वली या मुक्ता को अपने साथ सैनिक रखने के लिए बाध्य किया। गियासुद्दीन ने मुक्ता के व्यक्तिगत आय और उनके सैनिकों पर किए गए जाने वाले जो व्यय था उसको पृथक कर दिया, जिससे सैनिकों के वेतन में मुक्ता कमी न कर सके। बर्नी द्वारा लिखित पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में दिए गए विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि तुगलक शासकों के समय में मुक्ताओं की सेनाओं की संख्या, उनका वेतन और उन पर किए जाने वाले अन्य व्यय भी केंद्रीय सरकार द्वारा निश्चित कर दिया गया था। संभवतः पहले 2 तुगलक सुल्तानों के समय में यह संभव हो सका था। फिरोज तुगलक और उसके उत्तराधिकारियों के समय में यह संभव नहीं हो सकता था। मोहम्मद तुगलक के समय में मुक्ता से राजस्व अधिकार लेकर एक केंद्रीय अधिकारी वली उल खराज को दे दिया गया। और इब्न बतूता के वर्णन से यह सिद्ध होता है कि मोहम्मद तुगलक के समय में प्रत्येक इक्ता में 2 अधिकारी नियुक्त किए गए थे, एक अमीर या मुक्ता जो एक सैनिक अधिकारी था और दूसरा वली उल खराज जो इक्ता की आय को एकत्रित करता था, अर्थात अर्थव्यवस्था से संबंधित अधिकारी। अर्थात हम देखते हैं कि बाद के कालों में इक्ता में 2 अधिकारियों की नियुक्ति की गई, वली उल खराज और दूसरा जो अधिकारी था मुक्ता, अमीर या मुक्ता। यह प्रशासन से संबंधित कार्य को देखता था और एक कर से संबंधित, अर्थव्यवस्था से संबंधित तथ्यों को देखता था। वली उल खराज और अमीर या मुक्ता, यह प्रशासन से संबंधित कार्य को देखता था, अमीर या मुक्ता, और खराज अर्थव्यवस्था से संबंधित कार्य को देखता था। इस तरह की व्यवस्था हम देखते हैं कि इल्तुतमिश मोहम्मद तुगलक के समय में 2 अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जैसा कि इब्न बतूता वर्णन करता है कि 2 अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। फिर हम देखते हैं कि इन मुक्ताओं का पद पैतृक नहीं था। ये सुल्तान के ऐसे सैनिक अधिकारी थे जो अपने इक्ता या प्रांत में शांति स्थापित रखते थे और सुल्तान के आदेशों का पालन करते थे, लगान और अन्य करों को वसूल करने में सहायता देते थे, आवश्यकता अनुसार सुल्तान की सहायता के लिए अपने सैनिकों को उपस्थित करते थे और सुल्तान की आज्ञा अनुसार अपने इक्ता का शासन करते थे। वे अपने इक्ता की आय में से अपना वेतन और अपने सैनिकों का व्यय और प्रशासन पर किए जाने वाले व्यय को निकालकर बची हुई धनराशि को केंद्रीय खजाने में जमा करते थे। सुल्तान के अधिकारी मात्र होने के कारण उनका अधिकार अपने इक्ता पर न तो अस्थायी था और न ही पैतृक, अपितु उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का भी व्यवस्था था। दूरस्थ प्रदेशों के मुक्ताओं का साधारणतया 2 या 3 वर्ष में ही स्थानांतरण कर दिया जाता था, परंतु सुल्तान और मुक्ता के क्या संबंध होंगे यह सुल्तान की शक्ति पर निर्भर करता था। यदि सुल्तान शक्तिशाली होता था तो मुक्ता उसकी शक्ति का आधार बन जाते थे, परंतु दुर्बल शासकों के समय में यही मुक्ता साम्राज्य के विघटन और राजवंशों में परिवर्तन के कारण बन जाते थे। इस प्रकार दिल्ली सुल्तानों की यह इक्ता व्यवस्था भारत में राजपूत राज्यों में प्रचलित सामंती व्यवस्था से पृथक थी। मूलतः इनकी विशेषताओं, हम निम्नलिखित विशेषताओं को देख सकते हैं। अगर एक एक विशेषता की चर्चा करें तो एक विशेषता है कि इक्तेदार वाली मुक्ता या अमीर अपने क्षेत्र में सुल्तान का एक अधिकारी था, जिसे वह क्षेत्र इसलिए प्रदान किया जाता था कि वह उस क्षेत्र की आय से मूलतः भू राजस्व से अपना वेतन और अपने सैनिकों का व्यय निकाल सके। इस कारण उसके वेतन के अनुकूल ही उसे भू क्षेत्र प्रदान किया जाता था। अपने सैनिकों का और अपने प्रशासकीय उत्तरदायित्वों की पूर्ति करने के लिए किए गए व्यय को निकालने के पश्चात अपने क्षेत्र की आय से बचे हुए धन को उसे केंद्रीय खजाने में जमा करना पड़ता था। अगर एक दूसरा तथ्य देखें तो इसमें हम देखते थे कि मुक्ता
या वली जो था अपने क्षेत्र में सुल्तान की ओर से प्रायः सभी प्रशासकीय अधिकार दिए गए थे उसको, परंतु मुख्यतः वह एक सैनिक अधिकारी था। अपने भू क्षेत्र की सुरक्षा, उसमें शांति व्यवस्था स्थापित करना, वहाँ सुल्तान के आदेशानुसार शासन करना उसका मुख्य दायित्व था। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी और प्रथम 2 तुगलक शासकों ने उनसे राजस्व अधिकार छीन कर केंद्रीय अधिकारियों को सौंप दिए थे। तीसरा अगर तथ्य हम देखें तो सुल्तान मुक्ता या वली का स्थानांतरण करते थे। इस प्रकार मुक्ता का पद किसी विशेष भू क्षेत्र, एकता या प्रांत पर न तो अस्थायी था और न पैतृक। इस प्रकार हम देखते हैं कि दिल्ली सुल्तानों की यह इक़्तिदारी व्यवस्था राजपूत शासकों की सामंती प्रथा से पृथक थी। मूलतः अपने बड़े सैनिक अधिकारियों को वेतन देने के लिए भू क्षेत्र प्रदान कर देने से इसका आरंभ हुआ, परंतु बाद में यह दूरस्थ प्रदेशों को प्रशासकीय रूप से केंद्र से बांधे रखने में तथा केंद्र की आय में वृद्धि करने में, जिससे उसकी सैनिक शक्ति में वृद्धि संभव हुई और दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो सका, सहायक सिद्ध हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह मुक्ता का जो अधिकार था इस क्षेत्र पर प्रशासनिक व्यवस्था, कर, उगाही व सैन्य प्रबंधन करना था। फिर इनका मुक्ता या वली का स्थानांतरण भी होता था। इनका पद पैतृक नहीं था, भूमि पर इनका कोई अधिकार नहीं था, पैतृक नहीं था। फिर इसी तरह भूमि पर कोई अधिकार इनका नहीं था, केवल कर, उगाही का अधिकार था। इत्यादि विशेषताएं हम इक़्तिदारों की हम देख सकते हैं और इक़्ता की। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इक़्ता व्यवस्था है वह एक प्रशासनिक ढांचा तैयार करने में सल्तनत काल में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। और इक़्ता व्यवस्था में हम देखते हैं कि 2 तरह के इक़्तिदार, एक छोटे इक़्तिदार और बड़े इक़्तिदार। बड़े इक़्तिदार में प्रांतपति थे जिसे सूबेदार या इक़्तिदार कहा जाता था, और मुक्तावली, अमीर इत्यादि कहा जाता था। और जो छोटे इक़्तिदार थे, जो छोटे छोटे सैनिक थे, उनको भी केवल वेतन के बदले उनको भूमि दे दिया जाता था, लेकिन उस भूमि पर उन्हें या भू क्षेत्र के जो भूमि के क्षेत्र थे उसमें किसी प्रकार के सैनिक, प्रशासनिक या आर्थिक उत्तरदायित्व नहीं दिए गए थे। लेकिन बड़े इक़्तिदारों को सैनिक, प्रशासनिक और आर्थिक उत्तरदायित्व दिए गए थे। उन्हें सेना भी रखना होता था, छोटे इक़्तिदारों को सेना नहीं रखना होता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इक़्ता व्यवस्था एक ऐसी संरचना निर्मित करने में सफल रहा है जो दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ आधार प्रदान कर सका। और इसी के साथ ही चर्चा को समाप्त करते हैं। और फिर भी अगर अध्ययन और लेक्चर को आप किताबों का अध्ययन करेंगे और लेक्चर को सुनेंगे और फिर भी अगर समझ ना आए तो आप हमसे प्रश्न पूछेंगे और उस प्रश्नों के आलोक में हम पुनः आपकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।